हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग 2 क्लास में 30 प्रश्न पढ़े हैं, जो कि 30 प्रश्न में 8 प्रश्न इंग्लिश के थे और 22 प्रश्न हिंदी के थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। फिर हम बताए थे कि जीएस के प्रश्न जो 40 हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले हिंदी के जो 80 प्रश्न हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। 70 नंबर तक जीएस के प्रश्न हैं और 71 से लेकर 150 तक, 71 से लेकर 150 तक हिंदी के प्रश्न हैं, जिसमें हम लोगों ने कल 110 नंबर तक यानी हिंदी के 40 प्रश्न को पढ़ लिए थे। उसके आगे जो प्रश्न है 110 से लेकर 150 तक, उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। 110 ये रहा, यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए आज के इन प्रश्नों को। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक। 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो लगभग सबको पता होगा कि पाणिनि भी व्याकरणाचार्य हैं और पतंजलि भी हैं। रामविलास शर्मा एक साहित्य इतिहास लेखक हैं, ठीक है। ये नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पाणिनि जो ग्रंथ लिखे उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। और पतंजलि का है महाभाष्य, ठीक है। और पाणिनि का ग्रंथ है, नाम क्या है, कई बार आप लोग सुने होंगे, अष्टाध्यायी, ठीक है। आगे देखते हैं 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं, ठीक। 2 वर्णों के मेल को समास तथा 2 पदों का योग संधि कहलाता है। 2 वर्णों के मेल को समास, ये गलत है। 2 वर्णों के मेल को समास नहीं कहते, 2 पदों का योग संधि कहलाता है। 2 शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी कारक के जो चिन्ह हैं उनके बारे में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब मैं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? उत्तर आपका हो जाएगा कर्ता ने, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म का हो जाएगा को, करण से, कर्ता ने, ठीक है। याद रखिएगा इन सब चीजों को। 114 नंबर प्रश्न, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्च, उत, उच्च, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर यहाँ आपका हो जाएगा उत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत। उत और श्वास मिलके इसको जब विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेगा उत और श्वास, उच्छ्वास। 115 नंबर प्रश्न है, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, पदबंध, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसको कहते हैं, इसको आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? विशेषण के अंत में संस्कृत
और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा, पदवाचक संज्ञा, विशेषणवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 117 नंबर देखते हैं कि दो अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, वो क्या कहलाती है? समास, संधि, उपसर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी से रिलेटेड एक और इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसका भी उत्तर आप लोग कर ले जाएंगे। दो अक्षरों के मेल से क्या होता है? तीसरे शब्द की रचना होती है, वो संधि कहलाती है। ठीक है, संधि कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 118 नंबर प्रश्न है कि ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? वर्णसंकर, तत्सम, तद्भव, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हिंदी संस्कृत से प्राकृत से होकर हिंदी में आए हैं उसे तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत वाले शब्द हैं उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तद्भव। 119 नंबर प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है? वाग्युद्ध, त्रिलोक, परमेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्मधारय, कर्म की प्रधानता जहाँ हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ परम ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। 5, 8, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर जब भी पूछे तो 8 होता है। मैं तो ट्रिक से याद की थी, अर्थ अ से है और 8। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन है। रचना उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 121। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरल वाक्य में एक ही प्रधान वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य होता है एक के ऊपर एक, और संयुक्त वाक्य में कई सारे प्रधान वाक्य होते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 122 नंबर, विराम चिन्ह को कहते हैं, यह ब्रैकेट में दिया हुआ है तो आपको इसको बताना है। ये जो दिया है इसको बताना है कि विराम चिन्ह को कौन सा विराम, इसको कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, संक्षेप चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ये क्या है? अर्ध विराम है, और अर्ध विराम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम ऐसे होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं गया है, विराम चिन्ह से भी प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है? मुहावरा भी आ गया। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है अपनी बात सुनने वाला नहीं, मूर्ख से कहना, अयोग्य से कहना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अयोग्य से कहना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना। 124 नंबर प्रश्न, बीती बातों की याद दिलाना, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? काम बिगाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बंगले झाँकना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बीती बातों की याद दिलाना। नहीं कोई कहता है क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, यानी बीती बातों को क्यों याद दिला रहा है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। 126 कौन सा ये प्रश्न था? 124, 125। 125 है, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं, क्या बनते हैं? वाक्य, शब्द, पद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ण और अर्थ के मेल से शब्द बनते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 126 नंबर, य, र, ल, व किस तरह की ध्वनियाँ हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, 126 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन।
एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक घोष भी होता है, घोष अघोष 3, 4, 5 जो होते हैं वो घोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से म तक। ठीक है। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। य, न, ड़ उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं है, य नहीं है, अंग य ड़ न म, अंग य ड़ न और म, ये जो 5 हैं नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। 128 नंबर प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है। इसमें अलंकार पूछा जाए तो श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा, श्लेष अलंकार। 129 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? यहाँ अलंकार पूछ रहा है, श्लेष, अनुप्रास, यमक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुदित महीपति मंदिर आए, म जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ म है, फिर म है, फिर यहाँ म है। यहाँ सेवक सचिव सुमंत्र स की आवृत्ति हुई है, यहाँ म की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक में और श्लेष में क्या होगा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, लघु और गुरु किसके अंग हैं? देखिए छंद पूछ दिया यहाँ पे, लघु और गुरु किसके अंग हैं? मैंने पहले ही बता दिया, छंद के अंग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। 131 नंबर प्रश्न है कि छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? 2, 3, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन होते हैं? एक मात्रिक और एक वार्णिक। ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन होते हैं। ठीक है। और इसमें होता है अर्धसम, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, और विषम, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो हम छंद का क्लास लिए हैं उसमें पूरा विधिवत बताए हैं, जो लोग नहीं देखें उसको एक बार देख लें, एक ही बार के देखने में आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, कि सम मात्रिक में कौन कौन आएंगे, विषम मात्रिक में कौन कौन आएंगे, अर्धसम मात्रिक में कौन कौन आएंगे। 132 नंबर प्रश्न है कि जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परनिष्ठित भाषा, विभाषा या उपभाषा, क्षेत्रीय भाषा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है वह विभाषा या उपभाषा कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 133 नंबर, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिसूचना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? अधिसूचना। अधिसूचना के आधार पर ही हम इन सब चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। अगला है 134 नंबर, संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? भाव पल्लवन, संक्षेपण, सारांश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संक्षेपण, संक्षेपण इसका उत्तर हो जाएगा। स्टेट का फॉर्म आने वाला था उसमें विधिवत दिया था, उसी में हम लोग पढ़ लिए थे, स्टेट में ही। संक्षेपण, संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता। 135 नंबर प्रश्न है, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, किंग कर्तव्य विमूढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। एक शब्द में इसको किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, जो असमंजस में मन उलझना होता है। ठीक है, अगला है 136 नंबर, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? देखिए
यहाँ से साहित्य के प्रश्न आ गए। ठीक है, साहित्य के प्रश्न है ये सब। इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार है? चरपट, नरपतिनाल, नागार्जुन। उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया है आदिकालीन जैन साहित्यकार। आदिकालीन तो है लेकिन जैन नहीं है ये। न चरपट है, न जलंधर है, न नरपतिनाल है। नरपतिनाल ये आदिकालीन कवि है लेकिन जैन नहीं है। नागार्जुन भी हैं, नागार्जुन नहीं, नागार्जुन तो आदिकालीन में आ जाएंगे, प्रगतिवादी और आधुनिक में आ जाएंगे, आधुनिक। ठीक है, और ये दोनों है लेकिन जैन साहित्यकार नहीं है, यानी उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 137 नंबर। निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। आइए मिलाते हैं। एक तरफ दिया है कवि, एक तरफ दिया है काल, यानी कौन से कवि किस काल के हैं। तो चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं, पहले इनको मिला लेते हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, सबको पता है। और केशवदास हैं रीतिकाल के, जो लिखे हैं रामचंद्रिका। कहा जाता है कि बाबा तुलसीदास जो लिखे थे रामचरितमानस, उनको ही आधार बनाकर उनकी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने लिखा था रामचंद्रिका। ठीक है, आगे है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन है आधुनिक काल के, यहाँ मिला लेते हैं 4 में। बच गए नाभादास, इनकी रचना का नाम है भक्तमाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, नाभादास की रचना का नाम है भक्तमाल। अब देखते हैं कहाँ कौन मिला है। ए का हो गया 3, ए का 3, बी का 1, 3 1 4 2। आइए देखते हैं 3 1 4 2, यानी उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 138 है, ये भी कूट वाला है। आइए पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इनकी विधाओं को देखना है, सही कूट का चयन करना है। आइए देखते हैं। एक तरफ रचना लिखा है, एक तरफ विधा लिखा है। यशोधरा, रामचरितमानस सबसे बड़ा है, इसको पहले देते हैं। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य, पहले इसको मिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से यशोधरा, रश्मिरथी क्या है? यशोधरा तो चंपू काव्य है, और रश्मिरथी बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। रश्मिरथी महाकाव्य। ए का हो जाएगा 2 2 3 1 4, 2 3 1 4 नहीं दिया है कहीं भी, 2 3 1 4। ए का हो जाएगा 2, चंपू काव्य। उसके बाद से रामचरितमानस महाकाव्य, बिहारी सतसई मुक्तक काव्य, रश्मिरथी खंड काव्य। अच्छा, रश्मिरथी खंड काव्य। 2 4 1 3, ऑप्शन ए आपको उत्तर सही हो जाएगा। 139, निम्नलिखित उपन्यासों को, ये भी कूट वाला है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। कंकाल तितली इरावती, ये तो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यहाँ मिला देते हैं। और गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का है। निर्मला प्रेमचंद्र जी का है। और त्यागपत्र सुनीता, ये सब जैनेन्द्र का है। तो देखते हैं उत्तर क्या होता है। 3
1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, 3 1 4 2। ठीक है, आपको उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आधुनिक काल को किस नाम से नामकरण किया है? तो याद रखिएगा, वो गद्य काल कहते हैं आधुनिक काल को। ठीक है, आधुनिक काल, स्वतंत्रता काल, गद्य काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वो गद्य काल कहते हैं। और जो आदिकाल है उसको क्या कहते हैं? ये आदिकाल को ये वीर गाथा काल कहते हैं, वीर गाथा काल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे 141 नंबर प्रश्न पर। इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? सुदर्शन, श्याम सुंदर दास, गणेश शंकर विद्यार्थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा, पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 142 नंबर प्रश्न है, ये कूट मिलाने वाला है। निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। आइए मिलाते हैं। इधर साहित्य इतिहास ग्रंथ दिया है और इधर लेखक दिया है। शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर की रचना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का। ये भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भाई थे? 3 भाई थे, याद रखिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आइए इसको पहले मिलाते हैं। ए का हो जाएगा 4, दो का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर, 143, ये भी कूट वाला है। 143 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। आइए मिलाते हैं। एक तरफ समास दिया है, एक तरफ उसका उदाहरण दिया है। अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति कई बार पूछा गया है, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। द्वंद्व समास, हाथापाई। ठीक है, और तत्पुरुष समास हो जाएगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। बहुब्रीहि समास, पीताम्बर। एक हो जाएगा 2, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है 144 नंबर। अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द है, इधर हिंदी रूपांतरण है। अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार। आइए मिलाते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग यानी तदनुसार, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, और बेसिक पे मूल वेतन, कैंसस जनगणना। सही है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा नंबर प्रश्न था? 144। 145 देखते हैं। 145, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ लोकोक्ति दी गई है, एक तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं। आइए मिलाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी का यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? हाथी के साथ खाने के और दिखाने के और, यानी कथनी और करनी में अंतर। सावधान 22 पसेरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान, यानी सी का 3 हो जाएगा। होनहार विद्वान के होत चिकने पात,
भूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। अब देखिए मिलाते हैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन ए। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है 146 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ वाक्य दिया गया है और एक तरफ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार दिए गए हैं। आइए देखते हैं। एक तरफ वाक्य है और एक तरफ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है। हम खा चुके, हम खा चुके, ये हो जाएगा विधिवाचक। उसने नहीं खाया, नहीं निषेधात्मक है, उसने नहीं खाया निगेटिव है यानी निषेधात्मक। 4 क्या तुम खा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है तो सी का हो जाएगा 1। तुम खाओ आज्ञा दे रहा है, आज्ञावाचक। 2 4 1 3, 2 4 1 3 फर्स्ट ऑप्शन में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 4 1 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर प्रश्न दिया है, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, ये शब्द शक्ति में आता है। शब्द शक्ति में जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाब्दिक व्यंजना होती है जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 148 नंबर प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है। उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ज्यों अभी आया है ना, ज्यों देख लिया आप लोग, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है 149 नंबर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। कई बार ये भी पूछा गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। छंद पूछा जा रहा है। द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इसको आप लोग पढ़े होंगे, अगर इतना भी जानते होंगे कि किसका लिखा हुआ है, तो भी आप लोग कर ले जाएंगे बिना सोचे समझे। इनका है द्रुत विलंबित में ही। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 एंड लास्ट प्रश्न है, विभाव क्या है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब किस में आते हैं, रस में आते हैं। ठीक है। ये भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। विभाव क्या है, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है, विभाव अस्थाई भाव है, विभाव अनुभाव है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विभाव क्या है, विभाव भाव के उद्बोध का एक कारण है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने उन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया जो हिंदी में 80 प्रश्न आए थे। ठीक है। 80 प्रश्न ये और 30 प्रश्न वो 110 नंबर पढ़ लिए। बाकी जीएस के प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो समय मिलेगा तो बाद में मैं उसको बता दूंगी। अभी इसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को मैं अभी बता दे रही हूँ। 6 to 8 हो गया। अब मैं 9 to 10 का जो है 30 प्रश्न इंग्लिश और हिंदी वाले प्रश्नों को करवाऊँगी। उसके बाद से 80 प्रश्न जो हैं उसको मैं 2 क्लास में करवाऊँगी। ठीक है। उस जब 9 10 ख़त्म हो जाएगा तो 11 12 का करवाऊँगी। उसके बाद से मैं केवल प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है। तो चलिए, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है।